चलिए, तो आज के सेशन में हम डेली करंट अफेयर की हमारी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और यहां पर हम डिस्कस करेंगे 13 जनवरी के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। मेरा नाम है पंकज वैष्णव। आज के सेशन की डेली करंट अफेयर की पीडीएफ और मॉक टेस्ट है, दोनों ही आपको क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर मिलेंगे, तो चेकआउट कीजिएगा एप्लीकेशन को। तब तक आइए 13 जनवरी के करंट अफेयर में सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर हम डिस्कस कर लेते हैं। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में समग्र पदक तालिका में कौन प्रथम स्थान पर रहा है? नॉर्मली खेलो इंडिया बीच गेम्स की हम बात कर चुके हैं, आपको पता होना चाहिए कि 2026 में खेलो इंडिया बीच गेम्स का सेकेंड एडिशन आयोजन किया गया है। पहला एडिशन 2025 में हुआ था और अब 2026 में यह सेकेंड एडिशन आयोजित किया गया। इसकी ओवरऑल मेडल टैली में पहले स्थान पर रहा है कर्नाटक राज्य, तो आंसर हो जाएगा आंसर बी। लास्ट ईयर 2025 में जो पहला एडिशन हुआ था उस समय पहले स्थान पर रहा था मणिपुर मेडल टैली में, अब रहा है कर्नाटक पहले स्थान पर। पूरी डिटेल देख लेते हैं। पहली चीज तो आयोजन कहां हुआ है सेकेंड एडिशन का? तो आयोजन दमन और दीव में एक बीच देखने को मिलता है जिसका नाम है घोगला बीच। यहां पर 5 से लेकर 10 जनवरी तक इसे आयोजित किया गया था। घोगला बीच पर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन ने मिलकर इसका आयोजन करवाया। 6 इवेंट ऐसे आयोजित किए गए थे यहां पर जिसमें मेडल दिया जाता है, मतलब 6 मेडल इवेंट थे और 2 नॉन मेडल इवेंट आयोजित किए गए थे। एक था मलखंब और एक था टग ऑफ वॉर। तो इस तरीके से हुए तो 8 इवेंट हैं, लेकिन यहां पर मेडल कितने इवेंट में दिए गए? 6 मेडल इवेंट यहां पर आयोजित किए गए थे। दमन और दीव दादर नगर हवेली जॉइंट एक यूनियन टेरिटरी है, यहीं पर दीव में देखने को मिलता है घोगला बीच। ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं मेडल टैली। पहले स्थान पर कौन? तो यह रहा कर्नाटका। बात आती है कि कितने मेडल जीते, तो कर्नाटका ने 11 मेडल अपने नाम किए, जिसमें से 3 गोल्ड 2 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल है। सेकेंड पर तमिलनाडु रहा 8 मेडल के साथ, 3 गोल्ड 2 सिल्वर 3 ब्रॉन्ज, और तीसरे नंबर पर रहा है मणिपुर। 2025 में मणिपुर पहले स्थान पर था, लेकिन अब 2026 में दूसरे एडिशन में मणिपुर रहा है तीसरे स्थान पर 7 मेडल के साथ। अब यहां पर इंटरेस्टिंग यह है कि तीनों ही टीमों ने, तीनों ही राज्यों ने 3 गोल्ड और 2 सिल्वर जीते। तो जो मेडल टैली बनी है वो ब्रॉन्ज के आधार पर बनी है। सबसे ज्यादा ब्रॉन्ज फिर थे कर्नाटका के पास, फिर तमिलनाडु के पास 3 और मणिपुर के पास 2। तो मेडल टैली का जो आधार बना वो ब्रॉन्ज मेडल बने हैं, क्योंकि गोल्ड के आधार पर बनती है लेकिन गोल्ड सेम है, तो फिर सिल्वर के आधार पर बनती लेकिन सिल्वर भी सेम है, तो यहां पर ब्रॉन्ज के आधार पर मेडल टैली को तैयार किया गया। इजी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। दीव दादर नगर हवेली और दमन और दीव का एक क्षेत्र है, यहीं पर घोगला बीच देखने को मिलता है, बहुत ही फेमस है ये इंडिया में। तो यहां से भी हमें एग्जाम में इस फैक्ट को भी हमको याद रखना चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर दमन और दीव दादर नगर हवेली के प्रफुल्ल पटेल है वर्तमान में, क्योंकि ये वेस्टर्न घाट एरिया में गुजरात के तटों पर देखने को मिलता है, गुजरात और महाराष्ट्र के तटों पर है ये, तो ये अरेबियन सी में स्थित है। ओके, आगे आइए। 83 गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2026 में सबसे कम उम्र में गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? गोल्डन ग्लोब अवार्ड अमेरिका में फिल्म और टेलीविजन के क्षेत्र में हर साल ये अवार्ड दिए जाते हैं। अलग अलग कैटेगरीज होती है गोल्डन ग्लोब अवार्ड की। इस बार 2026 में यह 83वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड आयोजित किया गया। ऑब्वियसली बात है यूएसए में ही आयोजित किया गया होगा, क्योंकि ये यूएसए के फिल्म और टेलीविजन अवार्ड है। यहां पर एक रिकॉर्ड बना है, सबसे कम उम्र में गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले व्यक्ति बन गए हैं ओवेन कूपर। आंसर हो जाएगा आंसर सी। तो ओवेन कूपर ने ऑलमोस्ट 16 साल की उम्र में गोल्डन ग्लोब अवार्ड अपने नाम किया है। इसके पहले ये जो रिकॉर्ड था वो क्रिस कॉल्फर के नाम पर था, जिन्होंने 20 साल की उम्र में इसे जीता था पहले कभी, लेकिन अब ये ओवेन कूपर के नाम पर आ गया है। इनकी एज 16 साल है और ये आते हैं यूके से, यूके के रहने वाले हैं ओवेन कूपर। गोल्डन ग्लोब अवार्ड इनको दिया गया, सबसे यंगेस्ट विनर बने हैं। आपको पता होना चाहिए जिस कैटेगरी में इनको अवार्ड दिया गया, यह है बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर की कैटेगरी। एक टीवी सीरीज है जिसका नाम है एडोलेसेंस,
ये एक टीवी सीरीज है, इसके लिए इनको यंगेस्ट विनर बने हैं। कैटेगरी कौन सी है? बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर की कैटेगरी। देखिए अगर किसी इंडियन को मिलता ना यहां पर तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता हमारे लिए, लेकिन यहां पर कोई भी इंडियन अवार्ड जीतकर नहीं ला पाया, तो इंडिया के पास कोई अवार्ड नहीं आया। तो जितनी भी कैटेगरी है, काफी सारी है, लेकिन हम जो मेन मेन 3-4 कैटेगरी होती है ना उसको याद रख लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। हो सकता है वहां से भी क्वेश्चन ना आए, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है क्योंकि सबसे कम उम्र में इनको गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है, ओवेन कूपर को। तो 83 गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2026 का आयोजन हुआ था कैलिफोर्निया में। दुनिया के सबसे फेमस सिनेमा अवार्ड्स में से एक माने जाते हैं गोल्डन ग्लोब अवार्ड। इसके पहले, ये तो यूके के हैं, इसके पहले क्रिस कॉल्फर के नाम ये रिकॉर्ड था, ये अमेरिका के ही हैं, तो इनको पहले कभी गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया गया था। तो ये 20 साल में जीते थे, तब ये सबसे यंगेस्ट थे। अब 16 साल में ओवेन कूपर के नाम ये रिकॉर्ड आ गया। इस बार देखिए वैसे तो काफी सारी कैटेगरी है, लेकिन एक नई कैटेगरी जोड़ी गई है, बेस्ट पॉडकास्ट कैटेगरी। ये पहली बार ही जुड़ी है ना। मेन मेन कैटेगरीज यहां पर हम डिस्कस कर लेते हैं। सारी याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, बहुत सारी कैटेगरी है अगर आप सर्च करेंगे, लेकिन यहां पर जो मैं आपको बता रहा हूं केवल इस पर फोकस करो, या अगर पूछा जाएगा तो यहां से पूछ लिया जाएगा। बेस्ट फिल्म ड्रामा का जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड है हेमनेट नाम के मूवी को दिया गया। फिर बेस्ट फिल्म कॉमेडी और म्यूजिकल, बेस्ट फिल्म है ये कॉमेडी एंड म्यूजिकल, ठीक है, ये दिया गया वन बैटल आफ्टर अनदर को। इसी के डायरेक्टर पॉल थॉमस एंडरसन, इनको दिया गया है बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड, इसी मूवी के डायरेक्टर हैं। बेस्ट नॉन इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड दिया गया द सीक्रेट एजेंट को। और बेस्ट पॉडकास्ट, क्योंकि ये इसी साल कैटेगरी जुड़ी है तो इसको देख लेते हैं, गुड हैंग विथ एमी फॉयलर, ये एक पॉडकास्ट है, इसको भी इस बार पहली बार इस कैटेगरी में अवार्ड दिया गया। हो गया सब। अवार्ड की बात करते हैं। सबसे पहली बार इस अवार्ड का आयोजन सबसे पहली बार किया गया था 1944 में। 1944 में शुरू किए गए, जैसा कि मैंने आपको बताया, अमेरिका में फिल्म और टेलीविजन के क्षेत्र में बेस्ट अवार्ड माने जाते हैं, काफी फेमस अवार्ड है। तो मूवी और टेलीविजन शो को सम्मानित करने के लिए यह अवार्ड दिया जाता है। आगे चलते हैं। शक्सगम वैली, जो कि अभी सुर्खियों में है काफी, भारत के किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में स्थित है? शक्सगम वैली, आप समय समय पर न्यूज में इसका नाम सुनोगे, अभी भी रिसेंटली ये काफी न्यूज में रही है। शक्सगम वैली ये हमें देखने को मिलती है यूनियन टेरिटरी लद्दाख में। अब आप बोलोगे अभी के सुर्खियों में है, तो यहां पर मैं आपको देखिए एक इमेज बताता हूं। ये है इंडिया, उत्तर भारत का जम्मू कश्मीर और लद्दाख का एरिया। वैसे ये पुराना मैप है हमारा, है ना, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख सेपरेट हो चुके हैं, एक दोनों सेपरेट यूटी बन चुकी है हमारी। तो अगर हम जम्मू कश्मीर, अब इधर का जो क्षेत्र पूरा लद्दाख का है, ठीक है, पुराना मैप मैंने यूज किया ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो अगर हम लद्दाख का ये रीजन देखते हैं ना, तो सबसे उत्तर में हमको देखने को मिलता है शक्सगम वैली का रीजन। अब ये कहां पर है आपको पता है? पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में वर्तमान में ये लोकेटेड है। अब होता यह है कि अभी पाकिस्तान और चाइना के बीच में एक कॉरिडोर है, पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर। उन्होंने अनाउंस किया है दोनों देशों ने कि वो उसका विस्तार करेंगे, इकोनॉमिक कॉरिडोर का, और यह कॉरिडोर होकर गुजरेगा शक्सगम वैली से। इसलिए हमारी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने बहुत ही कड़ा विरोध किया है दोनों देशों का कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर इंडिया का अभिन्न हिस्सा है, तो आप यहां पर कोई भी निर्माण नहीं कर सकते। लेकिन अभी क्योंकि ये एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में, लेकिन ये अभी चाइना के कंट्रोल में, क्योंकि चाइना को पाकिस्तान ने 1963 में ये एरिया दे दिया था। क्योंकि काफी समय से पीओके जब से बना है तो ये पीओके पाकिस्तान के पास है, पाकिस्तान का कब्जा है पीओके पर। तो पाकिस्तान ने क्या किया था, एक चाइना पाकिस्तान बॉर्डर एग्रीमेंट साइन किया था चाइना के साथ, और उसने क्या किया 1963 में शक्सगम वैली का जो एरिया है वो दे दिया था चाइना को। 1963 से चाइना का अवैध कब्जा है शक्सगम वैली पर, और अब जब इन्होंने इकोनॉमिक कॉरिडोर के विस्तार की घोषणा की है तो वो यहीं से होकर गुजरने वाला है। तो इंडियन गवर्नमेंट है, पहली चीज तो ये इलीगल एक ट्रीटी है इन दोनों के बीच में, क्योंकि इंडिया का पार्ट है वो। तो हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी इसके लिए कहा है कि आप यहां पर किसी प्रकार का निर्माण नहीं कर सकते, इंडिया का पार्ट है।
पाकिस्तान ने 1963 में अवैध रूप से 5180 स्क्वायर किलोमीटर का ये जो एरिया है जो कि भारत का है, ये चाइना को सौंप दिया था। तब से शक्सगम वैली चाइना के कंट्रोल में। और अब अगर ये निर्माण करते हैं तो भारत से इनका कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। भारत यहां पर विरोध जताएगा ही और जता ही रहा है लगातार, क्योंकि ये हमारा अभिन्न अंग है। ओके, शक्सगम वैली अगर हम देखें कहां पर लोकेटेड है, तो लद्दाख के उत्तरी रीजन में देखने को मिलता है 1963 से चाइना के कंट्रोल में। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना की एक पॉलिसी है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, जिसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नाम से जाना जाता है। OBOR ये एक स्कीम है चाइना की, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। इसी के तहत चाइना पाकिस्तान के साथ इस इकोनॉमिक कॉरिडोर को बना रहा है। चाइना चाहता है कि उसका जो शिनजियांग शहर है वो पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से जोड़ा जा सके, ताकि एक पूरा उत्तर भारत से इनको एक कनेक्टिविटी मिल जाए और उत्तर भारत को ये अरब सागर तक घेर सके। ये इनका एक प्लान है, चाइना का प्लान है। तो ये इकोनॉमिक कॉरिडोर को इन्होंने मंजूरी दी है। इसके तहत पूरे कॉरिडोर के तहत ये रोड नेटवर्क का, रेलवेज का, पावर प्रोजेक्ट, पोर्ट, इन सभी का निर्माण करेंगे। पाकिस्तान तक चाइना करेगा, ऑब्वियस सी बात है, पाकिस्तान तो खुद ही कंगाल है, वो क्या पैसा देगा। तो चाइना पैसा देगा पाकिस्तान को कि वो अपने क्षेत्र में भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करे, या फिर चाइना वो सब करवाएगा, खुद करेगा। और फिर ऑब्वियस सी बात है, जब पैसा चाइना ने लगाया है तो कंट्रोल किसका होगा? चाइना का। यहां पर वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव भी आता है। शी जिनपिंग ये प्रेसिडेंट है चाइना के, इन्होंने 2013 में इसे अनाउंस किया था। चाइना चाहता है कि एशिया, अफ्रीका, यूरोप तक को वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव से जोड़ा जा सके, मतलब एक पूरा कॉरिडोर बनाया जा सके, इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि चाइना के कंट्रोल में। इसके तहत ये रोड, रेलवे, पोर्ट, इन सब का निर्माण करेगा, मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप और यूरोप और अफ्रीका के देशों तक। तो ये वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है चाइना का, 2013 में इसे लॉन्च किया गया था। तो शक्सगम वैली से हमारा क्वेश्चन है, तो लोकेशन पूछी जाएगी हमसे, लद्दाख के उत्तरी क्षेत्र में इसकी लोकेशन देखने को मिलती है। ऑफर ऑफ द डे में आप सभी के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए काफी स्टूडेंट होते हैं जिनकी तैयारी तो लगभग पूरी होती है, लेकिन देखिए एक आपको स्टडी प्लान बहुत जरूरी है। इसके अलावा समय समय पर टेस्ट, मॉक टेस्ट आपको देने पड़ेंगे, आपको अपनी तैयारी को चेक करते रहना पड़ेगा। इसके लिए हम आपके लिए एक 90 डेज का स्टडी प्लान लेकर आए हैं, जहां पर आपको रोज स्टडी प्लान मिलता है, साथ ही साथ आप रोज प्रैक्टिस टेस्ट लगा सकते हैं, मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। तो ये आपके लिए काफी इजीली अवेलेबल हो जाएगा, आपकी तैयारी यहां से बूस्ट होगी, काफी अफोर्डेबल प्राइस में ये अभी आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक दे दी है, वहां पर क्लिक करो और इसे डायरेक्ट अवेल करो, है ना। कोई भी आपको क्वेरी है, कोई भी आपका क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाकर आप इससे ज्वाइन कीजिए और क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिए। काफी सारी फ्री पीडीएफ आपको क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर मिल जाएगी विथ डेली करंट अफेयर पीडीएफ। ओके, हाल ही में आशा वैन मोबाइल कैंसर स्क्रीनिंग यूनिट किस राज्य में लॉन्च की गई है? आशा वैन मोबाइल कैंसर स्क्रीनिंग यूनिट, इसे लॉन्च किया गया है गुजरात राज्य में। देखिए आशा वैन मोबाइल कैंसर यूनिट स्क्रीनिंग यूनिट क्या होती है? मोबाइल वैन देखिए क्या होता है कि हॉस्पिटल क्या होता है, किसी एक जगह पर होते हैं, है ना, स्थापित किए जाते हैं। लेकिन जो मोबाइल वैन होती है या मोबाइल हॉस्पिटल होते हैं ना, वो किसी वैन में या किसी ऐसी बस में होते हैं, जिससे क्या होता है ये गली गली गांव गांव तक घूम के काम कर पाते हैं, जिन काम के लिए भी इनको अपॉइंट किया गया है। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे आशा वैन की बात करें तो ये क्या है? ये मोबाइल कैंसर स्क्रीनिंग यूनिट है। देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में जो दूर दराज के इलाके होते हैं, वहां पर एक तो लोग देखिए कम पढ़े लिखे होते हैं, सेकेंड हॉस्पिटल सर्विसेज नहीं होती है। तो ऐसी कंडीशन में अगर उनको कोई डिसीज होती है, जैसे कैंसर की हम यहां पर बात करें तो हम कैंसर की बात करते हैं। अब उनको जब कैंसर हो जाता है, किसी भी व्यक्ति को हो जाता है ना, तो इनिशियल स्टेज पर तो वो डिटेक्ट होता नहीं है। वो समझते हैं पेट दर्द कर रहा है, मुंह दर्द कर रहा है या कुछ और वीकनेस आ रही है, तो वो उसको और ज्यादा टालते जाते हैं, क्योंकि एक तो हॉस्पिटल नहीं है, अवेयरनेस की कमी है, और पढ़े लिखे भी ग्रामीण क्षेत्रों में लोग कम होते हैं। अब वो हॉस्पिटल तो जाते नहीं, इससे क्या होता है कि कैंसर आखिरी स्टेज तक पहुंच जाता है, डिटेक्ट नहीं हो पाता, और ऐसे क्या है मृत्यु दर काफी बढ़ती जा रही है कैंसर के कारण।
तो गुजरात गवर्नमेंट ने क्या किया है कि आशा वैन नाम का एक मोबाइल कैंसर स्क्रीनिंग यूनिट शुरू किया है। ये गांव गांव वैन घूमेगी, जगह जगह पर जाएगी, जहां पर हॉस्पिटल नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं है, वहां पर ये डायरेक्ट, क्योंकि इसमें सारी उन्नत किस्म की मशीनरीज लगी है, काफी टेक्नोलॉजी से लैस है, उन्नत किस्म के इसमें डॉक्टर हैं, अच्छे जो एजुकेट हैं, ऐसे डॉक्टर इसमें है वैन में। तो ये गांव गांव जाकर सभी लोगों का टेस्ट कर पाएंगे, मशीनें बस में ही लगी है, जिनको भी कोई प्रॉब्लम उनका टेस्ट किया जा सकेगा कि कहीं उनमें कैंसर तो नहीं है। ओके, तो इस तरीके से हम काफी हद तक कैंसर को कंट्रोल कर पाएंगे। तो इसीलिए गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में आशा वैन मोबाइल कैंसर स्क्रीनिंग यूनिट का शुभारंभ किया है। उद्देश्य क्लियर हो गया? जो इनिशियल स्टेज है, अर्ली स्टेज है, वहीं पर कैंसर को डिटेक्ट किया जा सके और उसे समय पर रोका जा सके। तो इसके लिए जो भी डिजिटल मेमोग्राफी है ना, ब्रेस्ट कैंसर के लिए जो मशीन यूज होती है, या फिर जो अदर हाईटेक मशीन है, वो सभी की सभी इस वैन में, आशा वैन में देखने को मिल जाएगी। 10 प्रकार के कैंसर, फेफड़े का, मुंह का कैंसर, ब्लड कैंसर, लीवर कैंसर, ऐसे काफी सारी जांचें इस वैन के माध्यम से जो प्लेस है वहीं पर, जहां पर भी वैन जा रही है गांव गांव में, वहीं पर ये जांचें की जा सकती है, और जो अर्लियर स्टेज है वहीं पर कैंसर को डिटेक्ट किया जा सकता है। तो काफी अच्छा इनिशिएटिव है आशा वैन का। किस सरकार का है? गुजरात गवर्नमेंट का। कैंसर के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए वर्ल्ड कैंसर डे हर साल कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन पूछा जाए तो 4 फरवरी को यह हर साल मनाया जाता है। वाइमर ट्रायंगल किन 3 देशों का क्षेत्रीय सहयोग समूह है? वाइमर ट्रायंगल किन 3 देशों का रीजनल कोऑपरेशन ग्रुप है? तो इस ट्रायंगल में, जो कि एक रीजनल कोऑपरेशन ग्रुप है, 3 देश शामिल है यूरोप के। एक है फ्रांस, एक है जर्मनी और एक है पोलैंड। यहां पर आप इमेज देखेंगे तो पोलैंड, जर्मनी और फ्रांस का यह ट्रायंगल है, जिसे वाइमर ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये जर्मनी के वाइमर नाम की सिटी में ये बना था सबसे पहले। ये जो क्षेत्रीय समूह है, 3 देशों का समूह है, तो इसे वाइमर ट्रायंगल के नाम से पुकारा जाता है। क्या अभी सुर्खियों में क्यों है? हम क्यों बात कर रहे हैं? इंडिया का क्या लेना देना? तो अभी क्या हुआ है कि इन तीनों के साथ एक ऑफिशियल मीटिंग हुई है भारत के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर की। इनका जो ग्रुप की मीटिंग थी उसे ज्वाइन किया था भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने। पेरिस में यह मीटिंग हुई थी। पहली बार ही हुआ है कि इंडिया ने ऑफिशियली वाइमर ट्रायंगल के देशों के साथ कोई मीटिंग की। अब ये क्यों? तो आप सभी को पता है, क्योंकि हम रशिया से काफी सारा क्रूड ऑयल परचेस करते हैं। वर्ल्ड में चाइना के बाद दूसरा सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल रशिया के साथ हम ही इंपोर्ट करते हैं, चाइना के बाद। तो इससे हुआ क्या है कि अमेरिका हम पर टैरिफ पे टैरिफ लगाते जा रहा है। अभी अमेरिका ने अनाउंस किया है कि वो 500% टैरिफ लगाएगा इंडिया के ऊपर। ऐसी कंडीशन में एस जयशंकर ने वाइमर ट्रायंगल के साथ ऑफिशियली बातचीत की है, क्योंकि ये जो देश है ना, नाटो के सदस्य देश है। तो यहां पर जयशंकर जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है, इनको ये समझाने में सफल रहे कि भाई हम, क्योंकि हमारी नीड है क्रूड ऑयल, तो हम रशिया से परचेस कर रहे हैं, लेकिन हम धीरे धीरे वहां पर परचेस कम करके अदर कंट्रीज के साथ भी नेगोशिएट कर रहे हैं, और वहां से भी हम ऑयल की परचेसिंग शुरू करेंगे इन फ्यूचर। तो हम धीरे धीरे रशिया से ऑयल की परचेसिंग कम करेंगे। ये समझाने में सफल हुए। तो पोलैंड के जो फॉरेन मिनिस्टर है ना, राडोस्लाव सिकोर्स्की, इन्होंने कहा, ये संतुष्ट हुए हैं इंडिया की बात से, और इन्होंने कहा है कि ठीक है भाई, भारत अगर तेल को या क्रूड ऑयल कम कर रहा है इंपोर्ट रशिया के साथ, धीरे धीरे कम कर पाएगा, एक साथ तो पूरा बंद कर नहीं देगा। तो ये एक रिक्वेस्ट है कि भाई अमेरिका को इंडिया पर किसी प्रकार का टैरिफ नहीं लगाना चाहिए, या फिर रुकना चाहिए, है ना। इंडिया स्टेप बाय स्टेप कोई चीज, कोई भी देश कर पाएगा, एकदम से कोई भी डिसीजन नहीं लिया जाता है, नहीं तो इकोनॉमी पर इफेक्ट पड़ता है। तो कहीं ना कहीं वाइमर ट्रायंगल के जो कंट्रीज है वो इस बात को समझे हैं, और इन्होंने पॉजिटिव रिस्पॉन्स किया है इंडिया के लिए। तो अभी ये काफी सुर्खियों में है। एक रीजनल डिप्लोमेटिक ग्रुप है जो कि फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड ने मिलकर बनाया था 1991 में। यह जर्मनी के वाइमर सिटी में बना था, इसीलिए इसे वाइमर ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। उद्देश्य क्या था? तो देखिए, यूरोपीय सुरक्षा को बढ़ावा देना, सहयोग को बढ़ावा देना, और यूरोप के इन 3 देश ये आपस में मिलकर काम कर पाए। किसी भी प्रकार के रशिया जैसे देश का अगर कोई थ्रेट आ जाता है तो उस कंडीशन में ये मिलकर अपने डिफेंस और इकोनॉमी को बचा सके।
अपने देश को बचा सके, इसीलिए इन्होंने वाइमर ट्रायंगल बनाया था तीनों देशों ने 1991 में। तो 3 देश कौन कौन? फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड। भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी किस राज्य के द्वारा लॉन्च की गई है? इंडिया की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी, इसे लॉन्च किया है तमिलनाडु सरकार ने। आंसर हो जाएगा आंसर सी। इंडिया की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी 2025-26 को लॉन्च किया है तमिलनाडु सरकार ने। अच्छा, डीप टेक क्या होता है? देखिए, ऐसे सारे साइंटिफिक इनोवेशन जिस पर काफी पैसा खर्च होता है, काफी पैसा खर्च करना पड़ता है, काफी समय करना पड़ता है, तो ऐसे जितने भी इनोवेशन किए जा रहे हैं वो लोगों के यूज के लिए किए जा सके और अधिकतर इनोवेशन का रियल लाइफ में लोग यूज कर सके, ऐसी ही चीजों पर इनोवेशन किया जाए, चाहे कितना भी पैसा और कितना भी समय लगे। तो यह होता है डीप टेक इनोवेशन। और अगर स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा रहा है ऐसे जो कि डीप टेक की तरफ बढ़े, तो ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट को उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी लेकर आया है तमिलनाडु सरकार 2025-26 की। पहला ऐसा राज्य भारत में जो कि डीप टेक पॉलिसी लेकर आया है स्टार्टअप के लिए, ठीक है ना। तो किस प्रकार के इनोवेशन किए जाते हैं? एआई, रोबोटिक्स, है ना, या फिर जो दवाइयां होती है, मेडिकल क्षेत्र का कोई भी इनोवेशन हो सकता है। तो इस तरीके के जो कि आम आदमी के यूज के लिए आए, काफी चाहे कितना भी समय लगे, कितना भी पैसा लगे, पर वो आम आदमी के यूज के लिए आना चाहिए। तो भारत की पहली डेडिकेटेड डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी लेकर आया है तमिलनाडु राज्य। इन्होंने क्या किया है कि 100 करोड़ रुपए की फंडिंग दी है और इस इनिशिएटिव के साथ 100 डीप टेक स्टार्टअप को सपोर्ट किया जाएगा। 100 करोड़ रुपए का एक फंड बना लिया तमिलनाडु सरकार ने। ये 100 ऐसे स्टार्टअप जो कि डीप टेक के लिए काम कर रहे हैं या फिर उसके स्टार्टअप हैं, उनको सपोर्ट करेगी तमिलनाडु सरकार। तो गवर्नमेंट का जो फोकस है ना तमिलनाडु का, एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर चिप, स्पेस टेक्नोलॉजी, क्लीन एनर्जी, रोबोटिक्स, इन सभी को एडवांस बनाना और इन सभी सेक्टर को बूस्ट देना राज्य में, यह उद्देश्य है इस डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी का। पहली बार एक डेडिकेटेड डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी आई है जो कि तमिलनाडु सरकार लेकर आई है। ओके, तो डीप टेक भी समझ में आ गया और पॉलिसी क्या है ये भी क्लियर हो गई। परम शक्ति सुपर कंप्यूटर कहां लॉन्च किया गया? परम शक्ति सुपर कंप्यूटर, इसे लॉन्च किया गया है आईआईटी मद्रास में। कहां पर? आईआईटी मद्रास में। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मतलब इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईआईटी मद्रास में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास में परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी की शुभारंभ किया है। मतलब यहां पर जो सुपर कंप्यूटर है परम शक्ति, इसको इंस्टॉल किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास में। निर्माण किसने किया है? तो सीडेक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग और नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत इसका निर्माण किया गया है। निर्माण किसने किया? सीडेक पुणे की एक कंपनी है जो कि सुपर कंप्यूटर निर्माण में काम करती। तो इसके द्वारा एक भारत में पहले मिशन लाया गया था ताकि हम सुपर कंप्यूटर बना सके, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। इसी के तहत सीडेक ने बनाया है परम शक्ति को और इसे आईआईटी मद्रास में इंस्टॉल किया गया है। इसकी विशेषता क्या है जानते हैं? परम शक्ति सुपर कंप्यूटर की, भारत का सबसे शक्तिशाली एकेडमिक सुपर कंप्यूटर, सबसे शक्तिशाली। स्पीड देखें ना तो 3.1 पेटाफ्लॉप्स स्पीड मापने की एक यूनिट होती है। तो अगर हम इसको निकालने जाए ना तो ये एक सेकेंड में 3.1 लाख अरब गणनाएं कर सकता है विद इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड के अंदर। हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये कितना फास्ट है। तो इंडिया का सबसे शक्तिशाली एकेडमिक सुपर कंप्यूटर आईआईटी मद्रास में इंस्टॉल किया गया है। ठीक है, सीडेक ने इसका निर्माण किया। सीडेक सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग है। 1988 में संस्था बनी थी, महाराष्ट्र के पुणे में इसका हेडक्वार्टर है। इंडिया की स्वदेशी रूप से निर्मित सुपर कंप्यूटर डेवलपमेंट की एक नोडल एजेंसी है। सुपर कंप्यूटर निर्माण के लिए यह संस्था काम करती है गवर्नमेंट के अंडर में। ठीक है, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन यह आया था 2015 में।
उद्देश्य वही था कि सुपर कंप्यूटर का निर्माण इंडिया में बढ़ाया जा सके। क्या हुआ था, कभी अमेरिका ने इंडिया को सुपर कंप्यूटर देने से मना कर दिया था, तो उसके बाद नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन लाया गया ताकि हम खुद के सुपर कंप्यूटर का निर्माण कर पाए। वैसे ये काफी पहले हो चुका था कि अमेरिका ने हमको मना किया था और हमने सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बहुत पहले बना लिया था अमेरिका के मना करने के बाद 1991। अमेरिका ने बोला हम नहीं देंगे सुपर कंप्यूटर, हमने बोला हम खुद का बनाएंगे, और 1991 में इंडिया ने पहला सुपर कंप्यूटर बनाया था परम 8000। यह हमारा पहला सुपर कंप्यूटर था जो इंडिया ने बनाया था। ठीक है, उसके बाद फिर सुपर कंप्यूटर का निर्माण तेज हो सके नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन 2015 में लाया गया था। मिशन का जो क्रियान्वयन है सीडेक पुणे और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। तो ये दोनों मिलकर इस मिशन पर काम कर रहे हैं। ओके, इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, ये क्वेश्चन आ सकता है। परम 8000। इसे भी किसने बनाए हैं, सीडेक पुणे ने, जिसकी अभी हमने बात की। 1991 में ये लॉन्च किया गया था। 1 गीगा फ्लॉप्स इसकी स्पीड थी, मतलब 1 सेकेंड में 1 अरब कैलकुलेशन ये मोटे तौर पर कर सकता है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 28,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं, खिलाड़ी कौन बने हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे फास्ट 28,000 रन पूरे किए हैं विराट कोहली ने। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है विराट कोहली ने 28,000 रन का। पहले ये जो रिकॉर्ड था ना, ये सचिन तेंदुलकर के नाम था, ये भी इंडियन प्लेयर है। तो यहां पर विराट कोहली अभी भी क्रिकेट खेल रहे हैं, पर सचिन तेंदुलकर काफी पहले रिटायर हो चुके हैं। तो विराट कोहली ने इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दुनिया के दूसरे बैट्समैन हो गए, लेकिन सबसे तेज, यहां पर इस लाइन पर फोकस कीजिएगा कि विराट कोहली 28,000 रन बनाने वाले इंटरनेशनल क्रिकेट में दूसरे खिलाड़ी। पहले पर अभी भी सचिन तेंदुलकर है, लेकिन सबसे तेज की बात की जा रही है, तो सबसे तेज 28,000 रन पूरे करने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं विराट कोहली। अभी इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में जो वडोदरा में पहला वनडे मैच खेला गया था, उसमें विराट कोहली ने यह रिकॉर्ड बनाया है। विराट कोहली ने 624 इनिंग में 28,000 रन बनाए हैं। वहीं पर सचिन तेंदुलकर की बात करें तो 644 इनिंग में इन्होंने 28,000 रन पूरे किए थे। ओके, अब सचिन तेंदुलकर के अभी भी इंटरनेशनल खेलों में, इंटरनेशनल क्रिकेट में 34,357 रन है। तो टॉप 3 बैट्समैन जिनके सबसे ज्यादा रन हैं इंटरनेशनल मैचों में, तो पहले पर सचिन तेंदुलकर 34,357, सेकंड पर अब विराट कोहली आ गए हैं 28,017 रन के साथ, और कुमार संगाकारा तीसरे पर हैं श्रीलंका के 28,016 रन के साथ। ठीक है, तो यहां पर ये टॉप 3 है। राष्ट्रीय आईईडी डेटा प्रबंधन प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई है, नेशनल आईईडी डेटा मैनेजमेंट सिस्टम। इसे डेवलप किया है एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने। आपको पता है एनएसजी को ही ब्लैक कैट कमांडो के नाम से जाना जाता है, ब्लैक कैट कमांडो एनएसजी। तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा विकसित किया गया है नेशनल आईईडी डेटा मैनेजमेंट सिस्टम। इसे हाल ही में वर्चुअली इनॉग्रेट किया है भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह ने। अच्छा, उद्देश्य क्या है, देखिए उद्देश्य यह है, यह सॉफ्टवेयर एक प्रकार का, ठीक है, अगर हम डेटा मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं ना, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। 1999 से लेकर अब तक के जितने भी बम धमाके हुए इंडिया में, उनका, और इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, जितने भी बम धमाके में जिस भी प्रकार की टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था, जिससे भी बम बनाए गए थे, इन सभी का डेटा एक जगह पर मिल जाएगा नेशनल आईईडी डेटा मैनेजमेंट सिस्टम पर। इससे होगा क्या, पहले क्या होता था कि हर राज्य के अलग अलग राज्यों की पुलिस के पास बम धमाकों का अलग अलग डेटा होता था, अलग अलग जांच एजेंसियों के पास अलग अलग डेटा होता था, पूरा मतलब हर जगह पर बिखरा हुआ डेटा था। किसी भी एक पर्टिकुलर, ऐसा नहीं कि एक ही क्लिक पर पूरा डेटा इंडिया का बम धमाकों का एक जगह पर मिल जाए, ऐसा नहीं था। किस प्रकार की बम धमाके में टेक्निक यूज की गई है, क्या प्लान बनाया गया था, कैसा मतलब किस प्रकार से, कितने, मतलब किस कंडीशन में बम धमाका हुआ है, क्या प्लानिंग थी, क्या एग्जीक्यूशन था, है ना। मतलब एक आतंकवादी गतिविधियों को भी तो समझना पड़ेगा कि किस तरीके से ये ऑपरेट कर रहे हैं देश में।
तो जब डेटा बिखरा हुआ था तो इन पर बिल्कुल मतलब जांच करना काफी मुश्किल था, जांच एजेंसियों को दिक्कत आती थी। तो अब एक पर्टिकुलर मैनेजमेंट सिस्टम बना दिया गया, नेशनल आईईडी डेटा मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल इस पर किया जाएगा, मतलब पूरे डेटा को ये एनालिसिस करेगा, एक पूरी समरी तैयार करके दे देगा कि पूरे देश में ये पैटर्न है बम धमाकों का, इस तरीके से बम बनाए जा रहे हैं, है ना, इस चीज का सबसे ज्यादा बम धमाकों में यूज किया जा रहा है। तो ये पूरा पैटर्न समझने में मदद मिलेगी। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर सिस्टम का निर्माण किया गया है एनएसजी के द्वारा। तो पुलिस और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को रियल टाइम में जानकारी भी देगा, और कोई भी नया डेटा अपलोड होगा तो पुराने पैटर्न से मैच करके जांच करके बता भी देगा, क्योंकि एआई का यूज किया जा रहा है कि किस प्रकार का पैटर्न इन्होंने इस धमाके में फॉलो किया है किसी भी आतंकवादी ने। तो ये सभी मिल जाएगा नेशनल आईईडी डेटा मैनेजमेंट सिस्टम पर। विकसित किसने किया है? एनएसजी। 1984 में एनएसजी बन चुकी थी, लेकिन इससे डायरेक्ट रेगुलेट करने के लिए नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एक्ट लाया गया था 1986 में। ठीक है, तो ऑफिशियल इनका जो काम शुरू होता है 1986 से होता है, लेकिन 1984 में गठित हो चुका था। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंतर्गत एनएसजी काम करता है। हरियाणा के मानेसर में इसका हेडक्वार्टर है और प्रेसिडेंट है भृगु श्रीनिवासन, आईपीएस अधिकारी। ये एनएसजी के वर्तमान में अध्यक्ष के पद पर हैं। तो एनएसजी ब्लैक कैट कमांडो के नाम से जाना जाता है। लास्ट क्वेश्चन, किस ऑपरेशन के तहत यूएसए ने सीरिया में आईएसआईएस के खिलाफ हमला किया है? तो लास्ट मंथ दिसंबर में यूएसए ने आईएसआईएस, जो कि सीरिया से ऑपरेट कर रहा है, उसके खिलाफ एक ऑपरेशन चलाया था। इसका नाम है ऑपरेशन हॉकाई स्ट्राइक। अभी क्या हुआ है कि यूएसए ने पूरे सीरिया में आईएसआईएस के जितने भी ठिकाने हैं सब पर एक साथ अटैक किया। इसलिए एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है ऑपरेशन हॉकाई स्ट्राइक। यूएसए का ऑपरेशन है सीरिया में आईएसआईएस के ठिकानों को खत्म करने के लिए। तो 19 दिसंबर को यूएसए ने ऑपरेशन हॉकाई स्ट्राइक को लॉन्च किया था। अब आप बोलोगे कि सर ये क्यों लॉन्च किया गया था दिसंबर में? तो दिसंबर में क्या हुआ था कि सेंट्रल सीरिया का जो मध्य का हिस्सा है ना, वहां पर पाल्मर टाउन में यूएसए और सीरिया की आर्मी का एक कॉन्वे जा रहा था, एक दल जा रहा था, उस पर अटैक हो गया था। इसमें क्या हुआ कि 2 यूएसए के सोल्जर मर गए, एक ट्रांसलेटर मर गया। अब जो हमला हुआ है ना वो आईएसआईएस के सपोर्ट से हुआ था। तो अमेरिका, ऑब्वियस सी बात है, अमेरिका के सोल्जर जब मरते हैं ना तो अमेरिका बहुत सीरियसली लेता है। तो अमेरिका ने सीरिया में आईएसआईएस के खिलाफ शुरू किया ऑपरेशन हॉकाई स्ट्राइक, और इसी के तहत दिसंबर में भी काफी हमले किए गए थे आईएसआईएस पर। और अब एक साथ पूरे सीरिया में आईएसआईएस के जितने भी ठिकाने हैं सब पर एक साथ अटैक किया गया। इसीलिए ऑपरेशन हॉकाई स्ट्राइक अभी काफी सुर्खियों में है, यूएसए ने चलाया। आईएसआईएस का फुल फॉर्म है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। ये एक आतंकवादी गुट है जो कि इराक और सीरिया से ऑपरेट करता है। सीरिया वेस्ट एशियन कंट्री है, कैपिटल है दमस्कस, करेंसी है सीरियन पाउंड और प्रेसिडेंट है अहमद अल सारा। कहां के? सीरिया के। बॉर्डर देखिए तो मेडिटेरियन सी से टच होती है, पश्चिम में इसकी बॉर्डर। ठीक है, उत्तर में आते हैं तो तुर्की से ही अपनी बॉर्डर शेयर करता है, साउथ ईस्ट में आते हैं तो इराक से ही अपनी बाउंड्री शेयर करता है, साउथ में आते हैं तो जॉर्डन से अपनी बाउंड्री बनाता है, और पश्चिम में आते हैं तो ये इजराइल और लेबनान से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। यह है सीरिया, वेस्ट एशिया का एक देश है। कैपिटल क्या है? दमिश्कस इसकी कैपिटल है। तो यहां पर 13 जनवरी के हमारे सभी करंट अफेयर हो गए, डिटेल में हमने डिस्कस कर लिए, एक एक फैक्ट को समझा, एक एक क्वेश्चन को समझा। अब हम लास्ट डे के करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं। उड़ाई द्वारा आधार से जुड़ी जानकारियों को सरल बनाने के लिए किस मैस्कॉट को लॉन्च किया गया है? तो यह मैस्कॉट है उदय। काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट का अध्यक्ष किसे बनाया गया? रमेश कुमार जुनेजा को। उत्तराखंड हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये बने हैं कौन? जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत की गई थी 1984 में। पुस्तक अग्नि सरस्सुलो विकासिंचिना कमलम किसके जीवन पर आधारित है? तो ये द्रौपदी मुर्मू जी के जीवन पर आधारित है, भारत की प्रेसिडेंट।
इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है या कौन कर रहा है? इंडिया की कौन सी संस्था कर रही है? तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जा रहा है। हाल ही में लॉन्च की गई शाइन स्कीम किस संगठन की है? तो ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की स्कीम है। इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 नेशनल रैंकिंग 2026 में किस राज्य पुलिस ने पहला स्थान प्राप्त किया है? उत्तराखंड पुलिस ने। भारत का पहला बायोहैप्पी डिस्ट्रिक्ट कौन सा बनेगा? केईपेन्योर, जिला अरुणाचल प्रदेश। और किस राज्य में 26,070 करोड़ की कमला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है? तो यह है भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में। ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन के थे, रिवाइज हो जाते हैं हमारे। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले लेते हैं। अरब सागर किस महासागर का विस्तार है? तो ये इंडियन ओशन का पार्ट है। पिघली हुई मैग्मा से बनने वाली या मैग्मा से बनने वाली चट्टानों को क्या कहा जाता है? तो ये होती है आग्नेय चट्टानें। और भारत में कॉफी उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है लेटराइट सॉइल, है ना। कॉफी का उत्पादन इस मिट्टी में सबसे अच्छा होता है। ये तीनों क्वेश्चन के हमारे आंसर। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे देखिए क्या है। वह कौन सा प्रसिद्ध त्योहार है जो मुख्य रूप से बिहार से संबंधित है, जिसमें सूर्य देव और छठी मैया की पूजा की जाती है? सिंपल और इंटरेस्टिंग। नीरज चोपड़ा ने किस खेल में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक में? कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौता किस कांग्रेस अधिवेशन में हुआ था? ओके, तो ये तीनों क्वेश्चन है। कमेंट कीजिएगा, कमेंट में आंसर कीजिएगा। सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके जाइए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर मुलाकात करेंगे कल के सेशन में। तब तक ख्याल रखिएगा अपना, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।